नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाऊ तौरसेकर जी। भाऊ, बहुत नमस्कार। नमस्कार, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। और भाऊ इस समय दिल्ली में हैं, तो भाऊ दिल्ली और मुंबई में बहुत अंतर तो अब गर्मी के लिहाज से नहीं है, बस वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, यहाँ जरा कम है। तो आज का विषय भाऊ हम रखते हैं, क्योंकि एनडीए इंडी वालों की मीटिंग चल रही है। तो इस मीटिंग का कोई मतलब है क्या और मकसद क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो समझ में आता था कि चलो भाई, मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, और तो कोई इनका कार्यक्रम सामने आया नहीं था मोदी को हटाने के अलावा। और अब तो मोदी को हटाने जैसी कोई बात है नहीं, वो तो चुन करके आए हैं। 293-94 उनके पास अंक है, सरकार को कोई खतरा है नहीं। यही लोग चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, इनकी पार्टियां टूट रही हैं। तो अब मकसद क्या है इनके मीटिंग करने का और इकट्ठा होने का? किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, बगीचे होते हैं, वह एक कोना सीनियर सिटीजन्स के लिए रखा जाता है। वो हर शाम को वहां क्यों इकट्ठा होते हैं आपको मालूम है? बस वही कारण है। इंडिया अलायंस का जो कुछ गठबंधन की मीटिंग चल रही है, उसका वही मकसद है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है ये वो हप्पू की उल्टन पलटन नाम की सीरियल थी। तो उसमें पुराने घर में वो रहते, फैमिली है, उसकी माँ है वगैरह वगैरह। तो वो कहीं कॉलोनी में अच्छा फ्लैट लेने के सोच रहे, तो वो कहीं जाकर देख कर आते, तो उसकी माँ बोलती हाँ अच्छा, वहाँ वो तो सीनियर सिटीजन का है, वहां जाकर बहू की बुराइयां करने के लिए अच्छी जगह है। तो बहू की बुराई करने के लिए जो अच्छी जगह होती है ना, उसको इंडिया अलायंस का कॉन्क्लेव बोलते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो रिटायर हो चुके हैं ना, अब बहू कौन है? जो प्रधानमंत्री है उसकी पार्टी है। और हम 50 साल से 70 साल से हम रहे, ये घर हमारा था, हम चूल्हा ऐसे जलाते थे, गैस पर हमारी हंडियां नहीं चढ़ती थी, हम तो चूल्हा जलाते थे, वगैरह वगैरह बातें करने के लिए जगह चाहिए ना। तो इसके लिए ये हुआ है। उसका कोई शाम को फिर वापस वही घर जाना है। वो तो इसीलिए मैंने बोला ना कि सीनियर सिटीजन्स का एक कोना रहता है, वहां आकर बुढ़े बैठ जाते, बुढ़िया भी बैठ जाती है, हमारे उम्र की, मेरे उम्र की। वो बैठ के क्या करेंगे? तो बहू की बुराइयां करेंगे, बेटे की बुराइयां करेंगे, और फिर बोलेंगे ये हमारे पास ध्यान तक नहीं देते, ये भी बोलेंगे। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ उससे निकलने वाला भी नहीं है, इसकी मुझे गारंटी है। कोई एक बात आप समझ लो कि आप क्या बोलते हैं उसको, आप अगर कुछ करने की हिम्मत हो तो दूसरे के बारे में तकरार नहीं करते रहते ना। एक समय था 84 में, जब बीजेपी के 2 ही एमपी बने थे, मजाक उड़ाया गया था ना। मुझे लगता है बीजेपी के कुछ 2 एमपी थे और लोकदल के कुछ 3 एमपी थे। तो राजीव गांधी ने मजाक उड़ाते हो रहा है ये तो 2 या 3 बच गए, यानी उस समय की जो परिवार की ये होती थी, घर में हो 2 हम या लोग, 3 बच्चे घर में हाँ होते हाँ, हैं। तो उस ढंग से उसकी मजाक की गई थी, उड़ाई थी राजीव गांधी ने। आज क्या हालत है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप वो पुरानी जमाने से निकल कर आ जाओ। आप अगर करने की कुछ चाहते हैं तो शुरुआत करो। मोदी को हटाना ये कैसे हो सकता है? मोदी को हटाना है या बीजेपी को हटाना, ये एजेंडा नहीं होता। आप पुराने घर में रह रहे हैं। अब सिटी में आप देखो तो मुंबई में क्या बोलते हैं उसको, रीडेवलपमेंट बहुत जोर शोर से चलती है। यानी हाँ पुराने घर गिराए जाते हैं और उसी जगह पर ऊंचे ऊंचे टावर बनाए जाते हैं। लेकिन टावर बनाने के बाद वही जगह मिलेगी, इसलिए लोग वहां से निकलते हैं। आप बोलते हैं कि हाय ये बिल्डिंग गिरा देंगे, ये पुरानी हो गई, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन वहां रहने वाले जो किराएदार है,
वो अगर वहां नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? उनको कोई अल्टरनेटिव देना पड़ता है ना। तो वो अल्टरनेटिव आप नहीं बता रहे। आप मोदी मोदी खराब है, मोदी ने सत्यानाश कर दिया, मान लिया, चलो, तुम क्या अच्छा करने वाला है वो तो बोलो। आपके घर में अगर कोई पुराना टीवी है, आपको बदलना चाहते हैं, पैसा कम है, तो कोई आता है, वही किस्तों पर दे देते हैं, तो ले लो, इसमें अच्छा है, किस्तों पर मिलेगा, आपको ऑफर लेकर आता है ना। इनके पास ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ऑफर कर रहे हैं बोलो? मैं पिछले कम से कम 2-3 साल से, 2023 से, जब पटना ने नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, तब से ये गठबंधन की हालत में देख रहा हूं। इनके पास ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, उस वक्त कम से कम ये था कि केजरीवाल था, ममता थी, स्टालिन था, वो मुख्यमंत्री थे, खुद नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री थे, 4 मुख्यमंत्री थे जो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करने के लिए इकट्ठा आ रहे थे। आज उसको चारों के चारों मुख्यमंत्री तक नहीं बचे, वो अपना किला है वो नहीं बचा पाए, और इकट्ठा आकर क्या करोगे आप? अच्छा, उसमें और एक बात है कि स्टालिन ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया कि मैं कांग्रेस से अलग बैठूंगा पार्लियामेंट में। अब पंजाब का चुनाव आ रहा है तो केजरीवाल बोलता है कि मैं इनके साथ तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, और इसलिए केजरीवाल वहां मीटिंग से हट गया। ममता दीदी की हालत ऐसे कि वो उसको टूट रही है जो पार्टी, वो पार्टी अभी टूटी नहीं, ये दिखाने के लिए किसी कॉन्क्लेव में जाना जरूरी है कि भाई हाँ, खबरें क्या आ जाएगी कि जो इंडिया अलायंस का मीटिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस हाजिर थी। तो अब खबरों में कम से कम तृणमूल कांग्रेस बचे, पॉलिटिक्स में मानो अधमरे से भी कम बची है। तो कम से कम खबरों में अपनी पार्टी बचाने की कोशिश ममता दीदी दिल्ली आकर कर रही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उनको देखकर उछल रहा है बेचारा अखिलेश यादव, उसको लग रहा है कि भाई आने वाला चुनाव लोकसभा का, विधानसभा का है, उसमें अगर हमको अपनी है वो हैसियत कायम रखनी है तो इन लोगों की थोड़ी दोस्ती जरूरी है। बीजेपी के लिए यूपी में असली चैलेंज समाजवादी पार्टी है, ये दिखाने के लिए दोस्तों की अखिलेश को जरूरत है। वो अपने इंटरेस्ट से आया। आम आदमी पार्टी वाले को मालूम है कि पंजाब में लड़ना है तो कांग्रेस के साथ खिलाफ लड़ना है, तो वो इस कॉन्क्लेव में आकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी अपने भविष्य के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहते। तो ये बात है। बिल्कुल सही आकलन है और सही व्याख्या भी है, समीक्षा भी है इस मीटिंग की। लेकिन भाऊ सवाल वही कि अभी क्यों इकट्ठा हुए हैं, इस समय क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये शायद ममता बनर्जी चाहती थी कि एक बार सब लोग इकट्ठा हो जाए, इसलिए मीटिंग बुलाई गई है, या इसका कोई और कारण हो सकता है? 24 के चुनाव के बाद पहली बार हो रही है, 2 साल बाद जो इकट्ठा होकर बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठा हो गए थे 2024 के चुनाव में, उसके बाद इनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। और बीच में कुछ 6-7 विधानसभा के चुनाव हो गए, या 8-9 हो गए होंगे, मुझे अभी 11 हाँ 11 हो गए। तो मुझे एक बताइए कि इसके बीच आप क्या कर रहे थे? इसलिए मैंने बोला ना, इसको क्या बोलते कि अब हमारी उम्र हो चुकी है, हमारे बहुत सारे साथी निकल चुके हैं, मेरे जो बहुत सारे साथी थे वो निकल चुके हैं। तो ऐसे में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मिलते, तो एक समय था कि हम एक दूसरे के सिवा हर दिन नहीं रह सकते थे, हर शाम को मिलते थे। अब कोई हम में से कोई निकल जाता है तो उसके अंत्येष्टि में या अंत्य संस्कार में या उसके लिए कुछ शोक सभा हो तो मिलते हैं। तो इससे ज्यादा इनमें क्या है? मुझे बोलिए आप। कि डीएमके निपट चुकी है, तृणमूल निपट चुकी है, दिल्ली से आम आदमी निपट चुकी है, कौन बचा है तुम्हें? तो उसमें से किसी ने, मुझे याद नहीं अभी आ रहा है, किसी का एक मैंने वीडियो देखा था, मुझे वो वाली बात बहुत पसंद आ गई। वो बोला देखो है, एक मुस्लिम मौलाना है कोई, भोपाल का वगैरह है, वो बोला
कि ये सेक्युलरिज्म का मुर्दा हम कब तक कंधे पर लेकर घूमेंगे मुस्लिम। ये सब सेक्युलर पार्टियां मर चुकी है, इनको घर से उठाओ, शमशान घाट ले जाओ, अंतिम संस्कार करो और वापस आकर अपनी चाय वगैरह पी लो, नाश्ता कर लो, खाना खा लो, उसके बाद वो दुख करने की चीज होती नहीं है। तो ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतने जल्दी समझ जाएंगे, संवर जाएंगे। तो अब इसलिए मिले हैं कि एक दूसरे की हालत पूछने कि भाई तेरी हालत कितनी बुरी है, मेरी हालत कितनी बुरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और जाते जाते वो जो मैंने बोला ना कि बहुओं की बुराई करने के लिए एक कॉर्नर रखा जाता है सीनियर सिटीजन का, बस वही है, उससे ज्यादा इसमें कोई दम नहीं है। आज तो एक और बड़ा कांड हो गया बहू, टीएमसी टूट गई। पहले एमएलए टूटे 58, एक अलग नेता उनका बन गया। ये सोहनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती थी, इनके एमएलए ने विद्रोह कर दिया। ऋतुव्रत और संदीपन साहा दो को ममता बनर्जी ने बाहर निकाला। उन दो ने ही 58 एमएलए अपने पक्ष में करके स्पीकर से मुलाकात की। अब नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी हैं, तो विधायक दल टूट गया। 80 में से 58 टूट चुके हैं। आज 28 में से 14 सांसद धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ पहुंच गए और बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं। जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इससे कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि वहां पर 14 सांसद टीएमसी के पहुंचे हुए हैं। इस घटनाक्रम को कैसे लेते हैं और क्या संभावना यहां से देख रहे हैं? इस संभावना क्या नहीं, पार्टी थी ही नहीं। एक बात आप समझ लो, ये पार्टी कभी थी ही नहीं। हाँ, एक जैसे मैं मानता हूं कि ममता दीदी 2011 में सत्ता तक पहुंची, इसका सबसे बड़ा कारण आपको समझना है तो आपको जो थलपति विजय टीवी के वाला 2 साल पहले पार्टी बनी और सत्ता तक पहुंच गया। ममता को कम से कम 13 साल लगे थे, ये तो 1.5 साल में पहुंच गया। इसका कारण क्या है समझो, कि द्रविड़ राजनीति से लोग उब चुके थे। वैसे ही 2011 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार से लोग उब चुके थे, उनको थोड़ा चांस चाहिए था, और गुंडागर्दी के कारण दूसरा कोई वोट पा नहीं सकता था। तो उस वक्त जो केजे राव करके चुनाव आयोग के बड़े तगड़े अधिकारी आ गए, उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल किया। जो 2-3 दौर में जो वोटिंग होता था वो 6-7 दौर का कर दिया। तो गुंडागर्दी कम कर दी। उसका फायदा उस वक्त ममता को मिला था। ममता का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, और आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ता सीपीएम, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के लोग ममता से मिलते गए। ये कोई आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं थी और नहीं है। वो अपना अपना फायदा उठाने के लिए पहुंच गए। अब मैं कल जाने वाला हूं मुंबई, मैं यहां से एयरपोर्ट जाऊंगा। एयरपोर्ट पर 4-5 अलग अलग एयरलाइन से, उसमें से एक एयरलाइन का टिकट मैंने बुक किया है, तो उसमें बैठकर जो 200, 250, 300 लोग जाएंगे, तो हम इकट्ठा एक एयरप्लेन में 4 घंटे बैठेंगे, 3 घंटे बैठेंगे। इसलिए हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता। वो सब जो कोई ट्रैवलर हो गए, वो मिलकर एक पार्टी है, ऐसा आप कहोगे? मैं नहीं मानता। हम अपने अपने मकसद के लिए एयरपोर्ट पर जाकर उस हवाई जहाज में बैठेंगे, मुंबई में उतरेंगे, हर एक कोई अपने रास्ते से निकल जाएगा, अपने काम के लिए निकल जाएगा। हाँ, हम लोगों की सबकी एक सुविधा है, मुंबई को जल्दी पहुंचना है, और 2-2.5 घंटे में, 4 घंटे में पहुंचने का एक अच्छा जरिया क्या है, तो भाई एयरपोर्ट ट्रैवल करेंगे। तो ममता के पास आए हुए सारे के सारे लोग किसी विचार से प्रवृत्त नहीं हुए थे, मोटिवेट नहीं हुए थे। उनके पास उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। हाँ, ममता उस वक्त सीपीएम से लड़ना चाहती थी और कांग्रेस के बाकी के दिल्ली के या बंगाल के नेता नहीं लड़ना चाहते थे। तो जिनको लड़ना था वो एक एक करके, कांग्रेस के अजीत पंजा वगैरह आपको याद होगा, वो ममता के साथ आ गए। फिर बाकी जब ममता
के साथ जनता आ रही देखा तो लोग और पहुंच गए। फिर नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन से वो एक मूवमेंट बन गई। लेकिन वो मूवमेंट है, जैसे कल की परसों की बात है, हमने जंतर मंतर पर जिंगूर क्या बोलते हैं उसको, कॉकरोच इकट्ठा होते हुए देखे। वो बिल्कुल। कॉकरोच कौन है? कोई डफली गैंग का है, कोई और है, कोई इस ग्रुप का है, कोई उस ग्रुप का है, कोई आम आदमी पार्टी का है। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो सोशल मीडिया पर क्लिक करो और मेंबर बन जाओ। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उन्होंने एक आइडिया फ्लोट की थी कि भाई हमारे पार्टी के मेंबर हो जाओ। क्या करना है आपको मेंबर बनने के लिए? एक नंबर दिया था, उस पर मिस कॉल करो। आपने मिस कॉल किया तो आपका पार्टी के मेंबर हो गए। लेकिन जमीन पर कुछ तो दिल्ली के लिए था। दिल्ली में एक ग्रुप उनके पास था, वो ऑर्गेनाइज था। और जब आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे तो एक 2-3 हजार लोग फटाफट इकट्ठा होने वाले थे, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते। अब बीजेपी बंगाल में जीती है तो बीजेपी के दिल्ली के कार्यालय में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते, 2,000-3,000 तो आराम से इकट्ठा हो जाते बिन बुलाए। तो ये तरीके से उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते। ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बोला कि बंगाल में जीता तो भी दिल्ली में बीजेपी वाले इकट्ठा हो जाते। तो तृणमूल की पार्टी में आए हुए, मुझे बोलो कि गुजरात का वो यूसुफ पठान क्रिकेटर, उसको बंगाल से लोकसभा में भेजने का मतलब क्या था? बिल्कुल। सिन्हा हो, कीर्ति आजाद हो, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? वो बीजेपी से है और मोदी को गाली देते, ये इनकी क्वालिटी है। तो वो उनको बीजेपी को क्या बोलते दिखाना था कि हम बीजेपी की सेवा भी लोकसभा पहुंच सकते, तो पहुंच गए। अब अगले चुनाव में क्या करेंगे? कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, बीजेपी भी बुरी तरह से बार बार हारी है। लेकिन कितने लोग बीजेपी को छोड़कर चले गए? हाँ, जिनका मतलब नहीं बनता। अब देखो, वो बाबुल सुप्रियो था, वो टीएमसी में चला गया। तो यहां आया क्यों था? अपने मतलब के लिए। निकल क्यों गया? अपने मतलब के। तो अपने मतलब के लिए जो आते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं हवाई जहाज से मुंबई जाऊंगा, तो हवाई जहाज में बैठे लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, कोई संगठन नहीं होता। और इसलिए ममता दीदी की पार्टी कभी थी ही नहीं, ये एक जमावड़ा था। और वो जमावड़ा अगर बिखर रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो आए हैं वो अपने अपनी, समझो एक रेलगाड़ी है या हवाई जहाज है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे जो बच्चे जो बच जाते हैं वो कहीं दूसरी जगह अपनी ढूंढ लेते हैं, सेफ जगह ढूंढ लेते हैं, कोई अगली मदद आने तक अपनी जान बचाते हैं। तो उसी ढंग से तृणमूल ने जो कुछ चल रहा है, वो एक्सीडेंट हुआ है हवाई जहाज का या रेलगाड़ी का, और अगली मदद मिलने तक कहीं ना कहीं आसरा लेना उनके लिए जरूरी है। उसको मैं पार्टी टूटना भी नहीं बोलता, क्योंकि पार्टी थी ही नहीं, वो जमावड़ा था। बिल्कुल। वो भाऊ एक चित्र आया है अभी, जरा दर्शकों को भी दिखाएं और आप भी एक नज़र दौड़ाइए। ये जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी, वहां पर सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को अपने सीने से लग करके दिलासा दी है। मुझे लगता है घायल की गति घायल जाने। बिल्कुल। तो वो भी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनवाना चाहती थी लेकिन नहीं बना पा रही हैं, और ममता बनर्जी भी भतीजे को अब आगे करना चाहती थी। इनके भी सपने चकनाचूर कर दिए मोदी और शाह ने। नहीं, ये बात अगर 98 में सोनिया करती और बंगाल की कांग्रेस अगर ममता को सौंप दी होती तो आज तृणमूल कांग्रेस होती ही नहीं। जो कुछ तृणमूल का मामला हम बंगाल में पिछले 20-25 साल से देख रहे हैं, वो कांग्रेस का ही होता ना। आज जो गले मिल रहे हैं तो वो बिखरे क्यों थे, बिछड़े क्यों थे? उसकी जरूरत नहीं थी। तो ये बात मुझे ये दिखाकर लोगों को क्या लगता है? आपको याद होगा
जब 15-20 साल पहले, 15 साल पहले शायद, जब कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर, ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये प्रचार में कौन बोलते थे? राहुल गांधी। और चुनाव के नतीजे आ गए, कांग्रेस की सत्ता चली गई, 2 नंबर पर कांग्रेस, 1 नंबर पर बीजेपी, और 3 नंबर पर जेडीएस थी, उनके कुछ 30-35 एमएलए थे। तो राहुल गांधी ने उनको ऑफर दिया, चलो कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री करते, यानी बीजेपी के बी टीम को मुख्यमंत्री किया था। और जो वहां शपथ विधि का प्रोग्राम हुआ था, देश भर के यूपीए से कौन कौन, हमारे शरद पवार गए थे, अखिलेश यादव आए थे, ममता दीदी गई थी, आपको याद होगा, मायावती भी थी। तो जो फोटो आपने अभी दिखाई मुझे, बिल्कुल उसी तरह से बाजू बाजू में खड़ी थी मायावती और सोनिया गांधी, और एक दूसरे से ऐसे लिपट रही थी, ऐसे लिपट रही थी कि बहुत सारे पत्रकारों को लगा कि ये तो स्कूल के जमाने से ही दोस्त हो गए। याद है, ये जो बोल रहा हूं ना, ये वर्णन आया था उसमें, ये वर्णन आया था कि स्कूली बच्चियां जैसे एक दूसरे से मिलती है, लिपटती है, बिल्कुल वैसे मायावती और सोनिया का। तो मुझे याद है, ये याद इसलिए है कि मैं उस वक्त ये वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, लेकिन मैंने ब्लॉग लिखा था कि जिसको मंच पर होना चाहिए वो मंच पर नहीं है, उसका नाम सिद्धरामैया है। कुमारस्वामी की पूरी फैमिली मंच पर थी, ये सारे देश भर से गए नेता थे, लेकिन सिद्धरामैया स्टेज के नीचे, मंच के नीचे बैठा था। और उसका चेहरा मैं देख रहा था, मैंने उसी वक्त कहा था ब्लॉग में कि ये सरकार 2 साल से ज्यादा चलने नहीं देगा। और जब 2019 का चुनाव हो गया, 1 साल भर के बाद, मुझे लगता है 2018 की बात थी, और 2019 में 2018, हाँ, तो 2019 में चुनाव हो गया, तो कर्नाटक में बीजेपी के कुछ 28 में से 26 या 25 सीटें आई थी। तो गुस्से में बोला कि जाओ मेरे पास मत आओ, वो गुस्सा कर रहा था कुमारस्वामी, और वो सरकार अपने एमएलए बीजेपी के पास रेजिग्नेशन देकर भेजकर सिद्धरामैया ने वो सरकार गिराई थी। तो ये जो लिपटना होता है ना, फोटो, ठीक है, फोटो अपॉर्चुनिटी चलती है, लेकिन ये देखकर पागल होते नहीं लोग, क्योंकि अब फोटो का जमाना गया है, अब चीजें लोग लाइव देखते हैं। हम अभी बोल रहे हैं, लोग हमको देखेंगे, हम कैसे हलचल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कहीं बैठकर, आप कहीं बैठकर, ये लोग देखते हैं, लाइव भी देखते हैं। ये फोटो का जमाना नहीं है, ये लाइव का जमाना है। बिल्कुल। लेकिन ये वही अटके हुए अभी, ऐसे फोटो डालकर देखो कैसा हो गया, कैसे दिल से दिल मिला ले। तो उसमें स्टालिन कहा है वो बताओ, केजरीवाल कहा है बताओ। तो चलता है। क्या होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको भी उनसे मैच्योरिटी दिखाकर बात करनी पड़ती, नहीं तो पीठ घूम गई तो बच्चा बोलेगा ये तो बुढ़ापे में चला गया सर। बच्चे ममता बनर्जी का भविष्य क्या देख रहे हैं भाव? रिलीवेंट बनी रहेंगी क्या पश्चिम बंगाल में, या खत्म है किस्सा? मैं तो मानता हूं अभी तक खत्म है। इसका कारण वो अतीत में है, वो अभी वर्तमान में आई नहीं है। यानी मैं बंगाल हार चुकी है, ये उनका वर्तमान है, लेकिन वो तो अतीत में फंसी है। अगर वर्तमान में नहीं आओगे तो भविष्य कैसे हो सकता है? आपका बेटा होगा तभी आपका पोता होता है। आपका बेटा ही नहीं है तो पोते की बात कहां से करे? पोता जो होता है वो भविष्य होता है, लेकिन पोते का दादा या नाना अतीत होता है। ये अतीत में फंसी है, उससे निकलना पड़ेगा, तब जाके आप भविष्य की बात कर सकते हो। लेकिन इनके लिए कोई भविष्य नहीं है। राहुल गांधी आप देखो,
राहुल गांधी वर्तमान में है ही नहीं। वो अभी भी अपने नाना परनाना दादी उनके जमाने में फंसे, वहां से निकलकर उनको आना पड़ेगा, वर्तमान में आना पड़ेगा। आज की स्थितियां स्वीकार करनी पड़ेगी, अगर नहीं तो क्या करोगे? अब हमारे पिछले 2 पीढ़ी, हम तो आसमान में देखते थे हवाई जहाज, आज हम जाते, लेकिन आज भी मैं जितना हवाई जहाज में बैठने में उड़ने में डरता हूं, हमारी पोती तो नाती 5 साल की, वो डरती नहीं। तो सोचो हमारे पिताजी या हमारे दादाजी होते, उनको बोलता चलो आपको हवाई जहाज से लेके जाता हूं, तो वो साफ इनकार कर देते, क्योंकि वो अतीत में थे। हवाई जहाज में हम भी बैठ सकते हैं, ये हमको कॉन्फिडेंस, आपको मुझे आने में भी एक समय लगा है। पहले हवाई जहाज में बैठे तो डरे थे कि नहीं, आप ये गिर जाएगा तो क्या? तो ये नए पीढ़ी के लिए नहीं होता, लेकिन हमारे लिए होता है। तो इसलिए अतीत से वर्तमान में आना पड़ेगा, वर्तमान में आओगे तो भविष्य होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो इंडी अलायंस की मीटिंग में आए उसमें कोई भी वर्तमान में है, वो अभी भी भविष्य में है। वो अपने को भी अतीत में मानते हैं, और मानते हैं कि बीजेपी का मतलब अडवाणी वाजपेयी है। नहीं, आप जितने बदमाश हो, तो जरूरत पड़े तो आप जितना बदमाश होने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी रेडी बैठे। वो सभ्यता की मामला वो जाता वाजपेयी के साथ, निकल गया वो, तो वो वर्तमान है। ये क्या करते, खुद अतीत में रहते हैं और बीजेपी को अतीत से ही गिनते हैं, वही गलती हो जाती। तो इसलिए ममता का कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं। और किसी और एक का, किसी का मैंने वो देखा सुना, कोई तृणमूल पार्टी का ही कोई एमपी, उसने किसी एक पत्रकार को कहा था कि देखो मैं कांग्रेस या सीपीएम छोड़कर तृणमूल में आया हूं, क्योंकि मुझे फल खाने हैं, और ये ऐसा पेड़ है जिसकी कोई जड़ नहीं है। तो जिसकी जड़ नहीं है उसका भविष्य क्या होगा? एक बार का होता है ना, गेहूं हो, चावल हो, ये फसल एक बार की होती है, दूसरे बार नए सिरे से लगाना पड़ता है। ये आम का पेड़ या अमरूद का पेड़ नहीं है कि हर सीजन में फूलेगा फलेगा। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। भाऊ के 2 चैनल हैं, प्रतिपक्ष मराठी भाषा में और प्रतिवाद हिंदी भाषा में, तो आप उनको सहयोग करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, थैंक यू सो मच, नमस्कार।